Good morning, students. Today's topic is Dulong and Petit's law, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिक हीट को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं कि हीट कैपेसिटी को जब हम स्टडी करेंगे तो उस केस में हम जिस भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो उस कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं आयरन की, निकल की, कोबाल्ट की, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सारे क्या है, सब्सटेंस हैं। और मैंने सब्सटेंस लिया, सपोज करो मैंने ये सब्सटेंस लिया, ये इतना मेरे पास कोई सब्सटेंस है। तो सबसे पहले इस सब्सटेंस का हमें क्या नोन हो गया, इसका मास नोन हो गया। यानी कि सपोज करो ये 1 kg मास का सब्सटेंस है और ये जो सब्सटेंस है ये किस चीज का है, सपोज करो ये आयरन का है। अब अगर मैं इस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो हमें क्या इस कंप्लीट सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इस सपोज करो ये सब्सटेंस 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और इस सब्सटेंस का मैं टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहता हूं, 28 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं। तो ये अपने आप तो इंक्रीज होगा नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस सब्सटेंस को क्या देनी होगी, हीट देनी होगी, इसको एनर्जी देनी होगी। ये सब्सटेंस उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद लैटिस के अंदर वाइब्रेशंस होगा जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमने एक कंसेप्ट मिला, हीट कैपेसिटी की जब भी बात करेंगे हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो यहां पर कंप्लीट सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे, केवल यहां पर किसकी बात करेंगे, 1 यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस की बात करेंगे। यानी कि सब स्पेसिफिक हीट के अंदर हम ये 1 यूनिट मास की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी के अंदर हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। तो क्या मतलब हमें समझ में आया, स्पेसिफिक हीट को हम हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट में हम क्या बोल रहे हैं, हमें सिर्फ इसके अंदर कंप्लीट सब्सटेंस को स्टडी ना करके क्या स्टडी करना है, केवल 1 यूनिट मास को स्टडी करना है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1 ग्राम मास की बात कर रहे हैं इस सब्सटेंस के। यानी कि अगर इस सब्सटेंस के 1 ग्राम के मास के टेम्परेचर को अगर मेरे को रेज करना है 1 डिग्री, तो इस सब्सटेंस को, इस 1 ग्राम के मास को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके अपने 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज कर ले। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस पता चला हमें, हीट कैपेसिटी में हम कंप्लीट सब्सटेंस को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम केवल 1 यूनिट मास को स्टडी करेंगे। यानी कि हमें 1 यूनिट मास को कितनी एनर्जी देनी है कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। एंड हीट कैपेसिटी को क्या डिफाइन किया गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स 1 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम 1 यूनिट मास की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी के अंदर हम कंप्लीट सब्सटेंस की बात करेंगे। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। और स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम CV से डिनोट करते हैं। और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो हमें उसको क्या डिफाइन किया गया, इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने का लिंक क्या है, इसको हीट देने का। जब तक हम हीट नहीं देंगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो जब ये मिलेगी, यानी कि इसका इसके रेस्पेक्ट में दोनों का आपस में टेम्परेचर है। रेस्पेक्ट ये है, और रेस्पेक्ट वाली चीज कहां पे आती है स्टूडेंट, नीचे आती है। तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, हीट हमें देनी है, थोड़ी सी हीट देनी है, थोड़ी सी टेम्परेचर को बढ़ाकर। अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस केस में उस सब्सटेंस की वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो यानी कि हम उसको किस कंडीशंस के ऊपर स्टडी करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। एक हमें ये चीज अगर याद है स्टूडेंट्स तो हम इजीली इस आर्टिकल को समझ लेंगे। चलिए, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये इस स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया गया डिफरेंट सब्सटेंस की, यानी कि हमने आयरन की भी स्टडी की, निकल को भी स्टडी किया और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्टडी किया। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऑब्जर्व वैल्यू का ग्राफ है, जो कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्पेसिफिक हीट को प्लॉट किया। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, ये हमें स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, यानी कि हमने क्या देखा है, यहां पर ये ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि क्या कह रही हैं, ऑब्जर्व वैल्यू है, ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये क्या कहना चाह रही हैं, यहां पर देखिए, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू वहां से अप टू कहां तक, उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट तक, यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और वो कितनी आती है, 3R आती है। R एक रेबर कांस्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड, और कुछ मेटल्स भी होते हैं उसके अंदर, स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स की कहां से, रूम टेम्परेचर से और मेल्टिंग पॉइंट तक सब सॉलिड्स की क्या आती है, स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट 3R के इक्वलेंट आती है। लेकिन इस रूम टेम्परेचर से जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट क्या करती है, डिक्रीज करती है, और वो 10 to 0 कर जाती है व्हेन टेम्परेचर 10 to 0। ये हमारे पास ऑब्जर्व फैक्ट्स थे। हमने ऑब्जर्व फैक्ट्स को जब क्या किया, कंपेयर किया ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की आउटकम से, तो क्या हुआ, हम सिर्फ ये स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको इस ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के आउटकम को समझा पहले देता हूं, ताकि ये आर्टिकल आपको समझ में आ जाए कि हम इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के जो आउटकम्स थे वो क्या थे, इस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी। इस लॉ ने हमें ये बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट है, या मैं ये कहूं हीट कैपेसिटी है सभी सॉलिड की, वो क्या है, कांस्टेंट होगी, यानी कि वो सेम होगी, और वो सेम कितनी, आइडेंटिकल होगी, और वो कांस्टेंट होगी, और वो इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड्स दैट कम्स आउट टू बी, और वो 3R आएगी, अभी हम निकालेंगे, वो 3R आएगी, यानी कि ये क्या है, सभी सॉलिड की 3R आएगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ड्यूलोंग एंड पेटिट्स का, जब हम इस रिजल्ट ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के रिजल्ट को अपने ऑब्जर्व फैक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का जो आउटकम है, जो ये बोल रहा है कि सभी सॉलिड की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, आइडेंटिकल आएगी, सेम आएगी, और वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3R होगी। जब हमने इसको कंपेयर किया ऑब्जर्व फैक्ट के साथ, इसके साथ कंपेयर किया, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का और ऑब्जर्व वैल्यू का
एग्रीमेंट मतलब दोनों का सेम, मतलब ये वाला रिजल्ट इसके साथ मैचअप कर रहा था, एग्री कर रहा था। कहां पर कर रहा था? रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड के। यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटेट्स लॉ के आउटकम्स एग्री विद द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट। कहां से कहां तक? रूम टेम्परेचर से अप टू मेल्टिंग पॉइंट तक। यहां पर ये गुड एग्री कर रहा था। लेकिन जब इसके फैक्ट्स को हमने यहां पर लो वैल्यूज के ऊपर स्टडी किया तो इसके अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ऑब्जर्व फैक्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ऑब्जर्व फैक्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर के डिक्रीज करने से डिक्रीज होगी और स्पेसिफिक हीट 10 to 0 कर जाएगी व्हेन टेम्परेचर 10 to 0। लेकिन यहां पर ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये डुलोंग एंड पेटिट लॉ यहां पर ऑब्जर्व वैल्यू के साथ एग्री नहीं कर पाया और इस लॉ के अंदर ये क्या बन गई थी? डिस्क्रिपेंसी बन गई थी। और इस डिस्क्रिपेंसी के कारण ही इसकी वैल्यू कम हो गई थी। और डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ की डिस्क्रिपेंसी को रिमूव किया गया था क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो यानी कि डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ जो है वो कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और क्लासिकल थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? हमेशा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज करते हैं। मैक्सवेल यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं। क्वांटम में हम किसको यूज करते हैं? बोस आइंस्टाइन को, या मैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक को यूज करता हूं। यहां पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी को यहां पर यूज करते हैं, वहां पर बीई और एफडी को यूज करते हैं क्वांटम में। तो स्टूडेंट्स हम क्लासिकल थ्योरी के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लेकर हम यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे होंगे धीरे धीरे। अब हमें अगर इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस को ड्राइव करना है तो यानी कि हम कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं? CV इज इक्वल टू 3R। यानी कि हम CV की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और किसके अंदर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? सब्सटेंस के अंदर, सॉलिड के अंदर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब सॉलिड के अंदर क्या चीज मिलेगी तुम्हें स्टूडेंट्स? एक लैटिस मिलेगी। यानी कि हमारा जो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है, क्लासिकल जो थ्योरी है, क्या कह रही है? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ कुछ अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो अजम्पशंस क्या है? सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट अजम्पशन मानी गई स्टूडेंट्स, वो क्या मानी गई? सॉलिड के अंदर जो ये एटम्स हैं, हर एक एटम सॉलिड के अंदर क्या, जैसे मैं इस एटम की बात करूं, ये वाइब्रेट अबाउट इट मीन पोजीशन करेगा। यानी कि ये ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। मीन्स एटम जो सॉलिड के अंदर है, एटम की लैटिस के अंदर, यानी कि सॉलिड की लैटिस के अंदर जो एटम है वो वाइब्रेट कहां पर करेगा? अबाउट इट्स मेन पोजीशन वाइब्रेट करेगा। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या बन गई? ईच एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, या मैं क्या कहता हूं? इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि वो अपनी मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये ऐसे ऐसे अपनी मेन पोजीशन के ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। फर्स्ट कंडीशन। अब ये जो वाइब्रेटिंग एटम है, सेकेंड कंडीशन अजम्पशंस के अंदर क्या माना गया? जो ये वाइब्रेटिंग एटम है, ये इसको क्या माना गया? ईच जो ये वाइब्रेटिंग एटम है दैट बिहेव्स लाइक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब मैं बता दूं आपको, हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है यहां पर। जो ये वाइब्रेटिंग एटम है इसको क्या कहा गया? हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने स्टूडेंट स्टडी किया होगा, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। हुक्स लॉ के अंदर आपने स्टडी किया होगा, हम एक स्प्रिंग को लेते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हम किसी सिस्टम को डिस्प्लेस कर दें, यानी कि अगर मैं ये सपोज करो स्प्रिंग ले रहा हूं, सपोज करो मैंने ये स्प्रिंग ली और इस स्प्रिंग के साथ मैंने ये कोई मैंने बॉल ली है, ये कोई हुक है, इसके साथ मैंने स्प्रिंग अटैच कर दी है, इसके नीचे मास लगा दिया है। अगर मैं यहां पर ये क्या कहूं, इस स्प्रिंग को मैं डिस्प्लेस कर दूं,
तो इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, और रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जितना हमने डिस्प्लेस किया है। यानी कि हुक्स लॉ क्या कह रहा है, हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा, हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होगा। और हुक्स लॉ क्या कहता है, जब हम सिस्टम को डिस्प्लेस कर देंगे तो उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, और वो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जितना हमने उस सिस्टम को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। और हुक्स लॉ के अंदर स्टूडेंट हम क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या कहा है हमने, ईच एटम वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंड अजम्पशन क्या कहा है, ईच वाइब्रेटिंग एटम आर कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए हुक्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन सिस्टम इज टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन then restoring force must be directly proportional to, जितना हमने डिस्प्लेस किया है उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए थर्ड कंडीशंस क्या कह रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी क्लासिकल थ्योरी की बात आ रही है, अब क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही है, देखिए अगर मैं इस एटम की बात करूं तो ये एटम हमने इसको कनेक्ट किया, हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होगा ना, तो स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इस एटम को सपोज करो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस एटम को मैंने इसके स्प्रिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इस एटम को मैंने स्प्रिंग के साथ इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या माना गया, ईच एटम बिहेव लाइक एज ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। 3 डायमेंशन क्यों, ये ऐसे ऐसे भी है 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। यानी कि ईच एटम बिहेव्स लाइक एज ए 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक एटम, ईच एटम, ईच की बोल रहा हूं, ईच एटम बिहेव्स लाइक एज ए behaves like as 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि ईच एटम, ये 3 डायमेंशन हार्मोनिक, ईच एटम बिहेव्स लाइक एज ए 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि मैं ये क्या कह दूं, या क्या कह दूं, 3 एटम behaves like as a 1 डायमेंशनल 1D, यानी कि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो इस थ्योरी को समझना बहुत इजी है। देखिए क्लासिकल थ्योरी हमें क्या कह रही है, ईच एटम, हर एक एटम बिहेव्स लाइक एज ए 3, ये ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही है, ईच एटम बिहेव लाइक एज ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन मैं 3 डायमेंशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करूंगा। तो मैं क्या कह दूं, 3 एटम 1 2 3 एटम्स बिहेव्स लाइक एज ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि अगर मैं ये कह दूं, जैसे इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, इसको, फिर ये यहां से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये ऐसे, तो ये सारे के सारे एटम कैसे बिहेव करेंगे, ऐसे 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर मेरे सिस्टम के अंदर कितने n एटम ऐसे हैं, यानी कि अगर इस सब्सटेंस के अंदर या इस सिस्टम के अंदर n एटम हैं और n एटम कैसा बिहेव कर रहे हैं, यहां पर ईच की बात नहीं कर रहा मैं, अब यहां पे क्या कह रहा हूं, n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, 3n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर लेंगे। यानी कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर, यानी कि मेरे सब्सटेंस के अंदर n
ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं जो 3 डायमेंशन यानी कि n एटम हैं जो कैसा बिहेव कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे सिस्टम के अंदर 3n एटम ऐसे हैं जो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो अब इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की बात करूं तो मैं यहां पर इसको हटा दूं यहां से। इसके बाद इसके मैथमेटिकल्स पर बात हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम क्या ड्राइव करने वाले हैं, 3R स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मैं क्या कह रहा हूं, 3n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि वो 3n एटम, यानी या तो मैं क्या दूं, n एटम 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3n एटम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यानी कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, देखिए हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए हमने हुक्स लॉ के अंदर स्टडी किया था। अगर आपको जानते हो तो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने एक स्प्रिंग को लिया था और हमने स्प्रिंग को एक हुक से अटैच किया था और हमने उस स्प्रिंग के नीचे क्या लगा दिया था, मास लगा दिया था ऐसे। यानी कि यहां पर ये इस स्प्रिंग का मास है और ये स्प्रिंग जिस भी मटेरियल की बनी है उसका मटेरियल का कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या चीज है, कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर दूं, यहां पर m कांस्टेंट है, मैं वेरी नहीं करूंगा इसको, जी हाँ, बार बार लगाऊंगा, बदलूंगा नहीं इसको कि क्या चीज है, कांस्टेंट है। और हमने स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो कितनी आई थी, 1/2 पाई √ k/m, अगर आप जानते हो। अब यहां पर, और ये मैं 2 पाई को अगर इधर ले आऊं तो यहां से क्या बन गया, 2 पाई न्यू, जो कि क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो क्या बन गई, k/m। यानी कि यहां पर देखिए k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट बन गई, तो ओमेगा नॉट क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई, 2 पाई न्यू कांस्टेंट बन गई। यहां पर ये 2 पाई कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। इसका मतलब हर हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों होगी, इसको मैं चाहे सिस्टम को, इस स्प्रिंग को मैं कितना भी डिस्प्लेस कर दूं, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इसको चाहे मैं यहां से इतना डिस्प्लेस करके छोड़ू, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करूं, या मैं इस स्प्रिंग को इतना सा डिस्प्लेस कराऊं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराऊं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस, देखो यहां से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, हर वाइब्रेशन की, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हर वाइब्रेशन की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी, मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर मैं एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा हूं, तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक वाइब्रेशन की एनर्जी दूसरी वाइब्रेशंस की एनर्जी एम्पलीट्यूड और पोजीशन, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हम ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या बात करेंगे, एवरेज एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझना, फिर हम क्लासिकल थ्योरी को लेकर हम स्पेसिफिक हीट को निकाल देंगे। यानी कि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक कंसेप्ट को समझना,
यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ऑसिलेट जिस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन उस वाइब्रेशंस की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि एक वाइब्रेशंस की टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, फिर मैं एवरेज एनर्जी इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर लूं, उतने ही सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी होगी। ये कंसेप्ट समझना। तो यहां पर देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक की बात करूं तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक, ये मूव काइनेटिक एनर्जी देखो ऐसे ऐसे मूव करेगा ना सिस्टम, एक बार वेलोसिटी को गेन कर रहा है फिर रुक रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, देखिए मैंने यहां से इसको ऐसे खींचा, काइनेटिक एनर्जी रोका, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, फिर ऐसे वाइब्रेट करेगी ना, हम एक वाइब्रेशन ले लें लेकिन हम हर एक की तो निकाल नहीं सकते, तो हम इसकी कितनी वाइब्रेशंस होंगी हमें नहीं पता, हम किसकी बात कर लेंगे, उसकी एवरेज की बात कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, और एवरेज किसके बिहाफ पर बात करेंगे हम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अभी बात करेंगे, तो इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो ये mv² हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p² अपॉन 2m, क्योंकि हमारे पास मैं बोल रहा हूं ना किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो पोजीशन के ऊपर, एक मोमेंटम के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोमेंटम के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोजीशंस के ऊपर। देखिए अगर मैंने इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा सिस्टम को डिस्प्लेस किया, तो थोड़ा सा ही वर्क किया ना, वर्क किया मैंने उस सिस्टम को डिस्प्लेस करने के लिए थोड़ा सा वर्क किया, कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ा सा ही डिस्प्लेस किया, d2 डिस्प्लेस किया, थोड़ा सपोज करो। अब यहां पर अगर फोर्स क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, हमें पता है रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका मतलब ये कितना हो गया, dw कितना हो गया मेरे पास, k इंटू क्यू इंटू d2, यही तो हो गया यहां पर। अब यहां पर इसको मैं टोटल निकालूं, वर्क टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना k²/2, यही तो आएगा। और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब यहां से अगर मैं यहां से देखिए इस k की वैल्यू को यहां से पुट करूं यहां से, तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कर दूं, ω0² इज इक्वल टू k² अपॉन m, k अपॉन m, इसका स्क्वायर रूट हट गया, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, k इज इक्वल टू ω0² इंटू m, ये आ गया यहां से। अब यहां से देखिए ये कितना आ गया, अगर k की वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं तो ये कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू यहां से हाफ ऑफ कितना बनेगा, हाफ m ω0² इंटू q², ये बनेगा हमारे पास। यानी कि अब मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम कितनी बन जाएगी स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगी दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गई, इसको हम हटा दें यहां से, तो मेरे पास इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, और ये कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू p² अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ m ω0² इंटू q², ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये पोजीशन, यानी कि ये क्या चीज आ गई, एनर्जी हम निकाल लेंगे हर वाइब्रेशंस की। जैसे मैंने एक बार इतना वाइब्रेट किया, दूसरी बार वाइब्रेट किया, तीसरी बार वाइब्रेट किया, चौथी बार वाइब्रेट किया, पांचवी बार वाइब्रेट किया, तो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे, यानी कि हम एवरेज की बात करेंगे, नोट सिंगल की बात करेंगे। तो एवरेज की जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, क्लासिकल। अब मैं इन सबको मिटा दूं यहां से, आप समझ गए होंगे
तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज। और एवरेज की वैल्यू को निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और अकॉर्डिंग टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एवरेज एनर्जी कम्स आउट, और एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर कम्स आउट टू बी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट E अकॉर्डिंग टू दैट E रेज टू पावर माइनस E अपॉन KBT। देखिए यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, E अपॉन KBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू DE अपॉन यहां पर E अकॉर्डिंग टू ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है KBT इनटू DE। अब देखिए अगर इस लॉ के अंदर मैं जब ये एनर्जी पुट करता हूं तो हमें इसको कितने बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पोजीशन के ऊपर भी और मोमेंटम के ऊपर भी। यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट कितनी बार करना होगा, 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो 2 बार जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एवरेज एनर्जी ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी बनेगी, ये देखिए। तो इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में, एक बार तो P के रेस्पेक्ट में करूंगा, एक बार किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, Q के रेस्पेक्ट में। तो ये E की वैल्यू ये आ गई P² अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² इनटू क्या आएगा, इसके यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए E रेज टू पावर माइनस 1 और KBT अंदर क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी P² अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² इंटू DP और DQ, ये आएगी। आप ये कंसेप्ट समझिए। और नीचे क्या आएगा, यहां पर ये नीचे, इसके नीचे आएगा यहां पर, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रेट 2 बार P Q और यहां पर E रेज टू पावर माइनस, यहां पर क्या आएगा, ये सेम आएगा 1 और KBT को बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बना P² अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² इंटू DP और DQ। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, मैं एक स्टेप यहां पर कम लिख कर रहा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर प्लस में है ना E रेज टू पावर x प्लस y अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E रेज टू पावर x इंटू E रेज टू पावर y, यानी कि बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे। तो इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, E रेज टू पावर दिस और E रेज टू पावर दिस। तो यहां पर लिखेंगे तो ये क्या बन गया, देखिए एक तो ये बन गया E रेज टू पावर, यहां से ये P², इसको हम निकालें P², देखिए यहां से ये इसको लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो यहां से क्या बन गया, ये माइनस P² अपॉन 2m KBT इंटू E रेज टू पावर, यहां से इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 KBT इंटू m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² इंटू DP इंटू DQ, ये लिख रहा हूं। ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिखोगे तो सेम ही आएगा। मैं यहां पर इसको मिटा दूं और यहां से मैं ये एज इट इज लिख दूं, तो यहां से क्या बन गया, E रेज टू पावर माइनस P² अपॉन 2m KBT, ये नीचे है KB, के बता रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इंटू E रेज टू पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² अपॉन 2 KBT इंटू DP DQ, ये है। अब देखिए ये 2 टर्म है, x प्लस y है, तो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ आएगा, ये वाला प्लस फिर ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, यहां से ये P वाली टर्म, यहां पर P है तो P की टर्म पहले लिख रहा हूं। तो ये एवरेज एनर्जी कितनी आ गई स्टूडेंट, एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू बी, कितनी लिखूं मैं, यहां से फर्स्ट इंटीग्रेशन P लिख दिया मैंने,
पी स्क्वायर, ये लिख रहा हूं, ये वाली टर्म, ये खाली प्लस वाली नहीं लिख रहा, पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ये ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी, ये लिख दिया मैंने। देखिए यहां से कंफ्यूज मत करना, ये मैं इसको रेड पेन से यहां से सेपरेट कर रहा हूं, यहां से ये लाइन ऊपर है, ये ऐसे, ठीक है। और यहां इसके साथ क्या आ गया, डीपी। अब दूसरा क्या आएगा इसके साथ, इंटीग्रल। दूसरा इंटीग्रल क्या है, यहां पर ये तो आ गया, मैंने पहले लिख लिया, तो अब क्या बच गया, ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू डी क्यू अपॉन, इसके नीचे तो ये पूरा का पूरा आएगा। पहले मैं लिख देता हूं पी वाला टर्म, ई रेज टू पावर माइनस पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट पी स्क्वायर 2m के बी टी इंटू डीपी, और ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू डी क्यू, आगे प्लस आएगा, ठीक है। ये प्लस वाली चीज को मैं यहां पर लिख लूं आपको समझाने के लिए, इसके बाद मैं फिर यहां पर आ जाऊंगा। देखिए इसको मैं यहां से हटा दूं, तो प्लस वाली चीज को लिखने के लिए स्टूडेंट देखिए यहां पर इसके साथ मैं पहले क्यू वाला इंटीग्रल, क्योंकि यहां पर क्यू है तो क्यू वाला पहले लिख लूं, तो क्यू वाला पहले लिखोगे तो क्या आएगा, प्लस वाली चीज यहां लिख रहा हूं, इंटीग्रल क्यू, ये क्या आएगा, हाफ एम क्यू स्क्वायर और क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन के बी टी इंटू डी क्यू। अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई पी वाली टर्म, ये पी वाली टर्म, ये इसका इंटीग्रल पी वाला, अब बाद में लिख रहा हूं, ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी, और क्या आ गया यहां पे, इंटू डी पी, और नीचे क्या आ गया, इसकी ये इस पूरी की पूरी टर्म ये नीचे यही आएगा, इसको पहले क्यू वाला लिख लो, यहां पर क्यू नीचे, यहां पे ये क्यू से क्यू वाली टर्म पहले लिख देता हूं मैं, तो क्यू वाली टर्म पहले लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए क्यू, ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस एम क्यू स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी प्लस मल्टीप्लाई ये डी क्यू इसके साथ इंटू पी वाली टर्म आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी इंटू डीपी। अब देखिए यहां पर इसमें देखिए आपको, इसमें p है ना, ये p के साथ रेस्पेक्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएंगी। अगर मैं ये कह दूं इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको देखूं तो यहां पर ये वाली टर्म पी वाली टर्म, और यहां पर ये पी वाली टर्म, ये कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर क्या बचा, यहां पर एवरेज एनर्जी क्या बचेगी, इसमें से तो ये टर्म बचेगी, प्लस में क्या आएगा, दिस अपॉन दिस आएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं, अब क्या आएगा, यहां पर देखिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, इसको मिटा दूं तो क्या बनी है, यहां से तो ये बचा है, तो यहां से क्या बचा, इंटीग्रल पी स्क्वायर अपॉन 2m ये बचा, ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m की बी टी इंटू डीपी, ये बचा अपॉन ये इंटीग्रल पी ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी इंटू डीपी
प्लस, ये वाला प्लस का निशान, और यहां पर ये बचा। तो इंटीग्रल अब यहां पर क्या बचा, क्यू, और क्यू में क्या बचा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये बचा ये, और ई रेज टू पावर दिस, ई रेज टू पावर माइनस, यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2kBt, ये बचा है। ये नीचे है, ये e की पावर में है, और dq अपॉन ये इंटीग्रल, ये तो कट गया, तो यहां से क्या बचा, ये q e रेज टू पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2kBt इंटू dq, ये बचा। तो हमारे पास ये एवरेज एनर्जी बन चुकी है। तो अब मैं यहां से इनको हटा देता हूं। अब कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेट्स निकालना चाह रहे हैं। अभी बात करूंगा क्यों निकालना चाह रहे हैं। देखिए, अब यहां से अगर मैं इस फैक्टर को, अगर मैं सपोज करूं वाई स्क्वायर पुट कर देता हूं, पी स्क्वायर अपॉन 2m/kBt को अगर मैं वाई स्क्वायर पुट कर देता हूं, अभी लिमिट की भी बात करेंगे फिर, अगर मैं इसको ये पुट कर देता हूं तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दैट कम्स आउट टू बी, इसको हम इधर ले लें 2m/kBt इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करूं 2p/dp, कम्स आउट टू बी कितना आएगा। यहां से सेम आपको ऐसे करना है, इस फैक्टर को पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए, तो यहां से 2m/kBt कांस्टेंट इंटू 2y/dy, 2 से 2 कट गया ये। अब ये y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये हट जाएगा, यहां से p हट गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वैल्यू अगर उठाकर मैं यहां पुट कर दूं p अपॉन अंडर ऑफ 2m/kBt, ये p से p कट गया, तो dp की वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे पूरा पूरा फैक्टर कट गया, तो अंडर ऑफ दिस ये आ गया। तो यानी कि dp की वैल्यू ये आएगी। अभी लिमिट की भी बात करेंगे। पोजीशन को मैं कितना डिस्प्लेस कर सकता हूं, 0 से लेकर, देखिए यहां पर है ना कोई स्प्रिंग, उसकी पोजीशन ये है, ये मास लगाया मैंने। काफी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, यानी कि ये ऐसी कोई स्प्रिंग है, कोई डिफिकल्टी मत लाना, सिर्फ मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको। अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो कहां से डिस्प्लेस किया, 0 से। पोजीशन में कितना चेंज आया, 0 से लेकर, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन में कितना ले गया, 0 से लेकर Q, इतना ही तो आएगा चेंज। यानी कि Q कितना ला सकता हूं पोजीशन में चेंज, 0 से लेकर इंफिनिटी, मैक्सिमम इंफिनिटी ला सकता हूं पोजीशन में चेंज। मोमेंटम में कितना चेंज ला सकता हूं, 0 से लेकर इंफिनिटी, ये ला सकता हूं। इस केस में क्या कंडीशन आएगी, और काफी बुक ले रही है, पोजीशन में कितना चेंज लेके आ सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और मोमेंटम में कितना चेंज ला सकता हूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसमें क्या डिफरेंस आएगा और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यानी कि ये लिमिट कितनी बनेगी, मैं यहां पर अगर इसको लूं 0 से लेकर इंफिनिटी, मोमेंटम में चेंज 0 से इंफिनिटी, ये कंडीशन लू, यहां पर मोमेंटम में भी कंडीशन, पोजीशन में भी कितना, 0 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी। काफी बुक इसको माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले रही है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या डिफरेंस आएगा, मैं सारी चीज बात करने वाला हूं। तो जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहां से पी स्क्वायर अपॉन 2m निकालोगे तो ये पी स्क्वायर था ना, हमने इस पूरे फैक्टर को क्या पुट किया था, पी स्क्वायर 2m अपॉन kBt इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट किया है ना। अगर मैं पी स्क्वायर अपॉन 2m की वैल्यू निकालूंगा तो kBt को इधर ले चलूंगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन गई, kBt इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं इस इंटीग्रल को, देखिए एवरेज एनर्जी कितनी बनेगी हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी, लिमिट तो यही रहेगी, क्योंकि 0 0 y p, जब p 0 y 0 तो p इंफिनिटी y इंफिनिटी, तो यहां पे लिमिट तो यही रहेंगी।
यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। केबीटी को मैं बाहर लिख लेता हूं, यानी कि केबीटी को मैं बाहर लिख लूं 0 to इंफिनिटी। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई बाकी, वाई स्क्वायर, और ये क्या बन गया, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और डी वाई के साथ क्या आएगा, ये पूरा का पूरा डीपी की जगह क्या आएगा, ये अंडरूट 2m के बी टी इंटू क्या आएगा, डी वाई इंटू डी वाई, ये आएगा। यहां से इसको ऐसे लिख लेना, यानी कि मैं इसको हटा दूं, यहां से डीपी की वैल्यू को मैं आगे लिख दूं। यहां से डीपी की वैल्यू कितनी आ रही है, डीपी कम्स आउट टू बी अंडरूट 2m के बी टी इंटू डी वाई, ये आ रही है। तो यानी कि ये वैल्यू पुट कर दी मैंने डीपी की वैल्यू ये पुट कर दी, ये ठीक है। और इसके नीचे क्या आएगी, यहां पर तो खाली ये नहीं है टर्म, तो यहां पे तो इसी की लिमिट आएगी 0 to इंफिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये आ गई अंडरूट 2m के बी टी इंटू डी वाई, और ये कांस्टेंट कट जाएगा। सिमिलरली ऐसे करना है, इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा, दोनों साइड से ये दो कांस्टेंट कट जाएगा जब इससे वैल्यू निकालोगे तो यहां पर अब मैं आपको समझा दूं, तो इसमें जो आगे वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, प्लस। यहां पे क्या आएगा, प्लस, और क्या आएगा इसका, यहां से जब लिमिट लोगे तो के बी टी बाहर आएगा, और ये इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी सेम वही आएगा, केबीटी बाहर आ गया, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको पूरा फैक्टर पुट करोगे, सपोज करो इसको मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, टी स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों में। इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर, और एक इंटीग्रल डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, ये नहीं आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, कट जाएगा आपस में, और ये कितना आ गया यहाँ पे dt, और नीचे क्या आ गया, यहां से ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dt, कांस्टेंट कट जाएगा आपस में, तो ये आ गया। अब देखिए यहां पर जो ये इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये यूज करना हमें। अगर मैं ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल ले रहा हूं, देखिए यहां से स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अगर ये 0 से ले रहा हूं लिमिट, तो सिर्फ इसमें क्या फर्क आएगा, √π/4 ये आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर माइनस इंफिनिटी ले रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, √π/2 ये आएगा। ये ध्यान रखना हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बस यही एक कंसेप्ट है, यानी कि हमें अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेना है तो यहाँ पर 2 आएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, कोई भी अगर ये लिमिट ले रहा हूं तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर ये 0 ले रहा हूं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ये चेंज आएगा बस। एक दूसरा जो इंटीग्रल है यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस जो 0 to इंफिनिटी, और ये है ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी √π, ये आएगी हमारे पास √π/2। और ये स्टूडेंट अगर माइनस इंफिनिटी से ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू आएगी √π, ये डिफरेंस है बस। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, 0 से इंफिनिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। अब जब हम इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू केबीटी बाहर है और √π/4, और नीचे क्या आ गया, √π/2। तो जब ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो यहां पर पुट कर लेते हैं, आप यहां से इसको मिटा दो, ये सब हमारे पास मिटा देते हैं इनकी वैल्यूज। तो यहां से देखिए हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या बन गई, दैट कम्स आउट टू बी, इसकी KBT √π/4 अपॉन इसकी क्या बन गई, √π/2, 2 ऊपर चला गया, √π से पाई कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। सिमिलरली इसकी आएंगी प्लस KBT, इसके इंटीग्रल की वैल्यू √π/4, √π4 नीचे √π, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, √π/2, √π2 पर मल्टीप्लाई,
तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 बच गया नीचे, ये पाई से पाई कैंसिल। तो क्या बच गया देखिए स्टूडेंट, यहां पर के बी टी बाई 2 के, तो हमारे पास क्या बचा है, दैट कम्स आउट टू बी के बी टी बाई 2 प्लस के बी टी बाई 2, और ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू के बी टी। तो ये क्या, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे सिस्टम के अंदर n 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, 3n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मैं यहां पर हमारे पास एवरेज एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज को क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, यहां से अगर मैं निकालूं E, तो ये n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, n इंटू एवरेज एनर्जी। और मेरे पास कितने 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। तो उनकी वजह से पूरे सिस्टम की कितनी टोटल एनर्जी आएगी, 3n इंटू ई बार आएगी, यही तो आएगी। और ई बार की वैल्यू कितने निकाल चुका मैं, ई बार की वैल्यू मैं निकाल चुका के बी टी। तो मेरे पास ये क्या बन गया, 3n के बी इंटू टी, ये आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू दिस। तो यानी कि मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई क्रिस्टल की या सॉलिड की, जिसके अंदर 3n एटम बिहेव्स लाइक एज ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या मैं ये कह दूं n एटम बिहेव लाइक एज ए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इतनी एनर्जी आ गई। अब अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो स्पेसिफिक हीट हम कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं, स्पेसिफिक हीट दैट कम्स आउट टू बी E अपॉन T, और इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं E को विद रिस्पेक्ट टू T, तो कितनी आ गई, 3nk, और ये nk की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेबर कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू 3r। यानी कि हमारे पास अगर हमने ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट निकाली सॉलिड्स की, तो वो कितनी निकल के आई, 3r आई। और वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट जो है वो हर सॉलिड की कितनी आएगी, 3r आएगी, आइडेंटिकल आएगी, यानी कि सेम आएगी, और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी। और ये वाला जो रिजल्ट था, जब हमने इसको कंपेयर किया था ऑब्जर्व फैक्ट के साथ, तो ये वाला रिजल्ट ड्यूलोंग एंड पेटिट्स का एग्री किया कहां से कहां तक, स्पेसिफिक हीट कहां से कहां तक, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट तक। लेकिन जब हमने इस ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ को लो टेम्परेचर के ऊपर स्टडी किया, तो वहां पर इस ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के और ऑब्जर्व फैक्ट्स के रिजल्ट आपस में एग्री नहीं कर पाए, जो इस ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की क्या बन गई थी, डिस्क्रिपेंसी बन गई थी। और उन डिस्क्रिपेंसीज को हमने क्लासिकल फिजिक्स की बजाय किसकी हेल्प से रिमूव किया, क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से रिमूव किया। यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और आने वाले इस ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हम क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से रिमूव करने वाले हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करेंगे बाय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के द्वारा। थैंक यू।